आप सभी का स्वागत है। आज हम ये जानेंगे कि किस तरीके से भारत के संविधान का निर्माण हुआ। भारत के संविधान के निर्माण के पीछे किन लोगों का हाथ है, क्या कारण है, आज हम बहुत बारीकी से समझेंगे। भारत के संविधान का निर्माण कार्य स्टार्ट हुआ 1946 से और उसका अंत हुआ 1949 में। अब ये जो यात्रा है भारत के संविधान के निर्माण की, इसको समझना आपके लिए क्यों आवश्यक है? क्योंकि अब आप एक भारतीय हैं, आपको अपना इतिहास पता होना चाहिए। इसी कारण से आपको भारत के संविधान का निर्माण किस तरीके से हुआ उसके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। जो भारत के संविधान का निर्माण का जो कार्य है उसकी बुनियाद रखी गई क्रिप्स कमीशन के द्वारा 1942 में, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भेजा भारत ताकि वो नेगोशिएट कर सके इंडियन लीडर के साथ। अब किस बात पे नेगोशिएट करे भाई? 2 पॉइंट है। पहला, हम आपके लिए एक इलेक्टेड बॉडी बनाएंगे, एक इलेक्टेड बॉडी बनाएंगे जो भारतीय संविधान को बनाएगी। कब? युद्ध के बाद। लेकिन यह तभी होगा जब आप हमें सहयोग करेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ने के लिए, आप हमें कॉपरेट करेंगे। लेकिन क्रिप्स भाई साहब को यह नहीं पता था कि भारतीय लीडर से जो नेगोशिएशन करना इतना आसान नहीं है। तो इन्होंने बोला कि पूरी तरीके से इंडियन लोग का पार्टिसिपेशन रहेगा भाई, भारतीय संविधान बनाने में जो भारतीय लोग हैं उनका भी पार्टिसिपेशन रहेगा। लेकिन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनकी मंशा एकदम साफ नहीं थी, बिल्कुल साफ नहीं थी, जिस कारण से जो क्रिप्स मिशन है वो फेलियर हो गया, वो सक्सेसफुल नहीं रहा। उनका महत्व, उनका जो मंशा थी समझ में आ रही थी कि किसी तरीके से भारत का सहयोग लिया जाए और वर्ल्ड वॉर 2 लड़ा जाए। और हमको जो बोल रहे ना कि एक लालच दे रहे थे कि भाई आपके लिए हम एक इलेक्टेड बॉडी बनाएंगे जो संविधान को बनाने में आपकी मदद करेगी। तो इनका ये जो सजेशन था वो इंडियन जो लीडर को पसंद नहीं आया। इस कारण से जो क्रिप्स मिशन है वो फेलियर था, पूर्ण रूप से फेलियर था। सेकेंड बार जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्राई किया तो उन्होंने भेजा कैबिनेट मिशन 1946 को, कैबिनेट मिशन। अब इस मिशन के जो मेंबर थे वो थे लॉर्ड पैथिक, लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स एंड मिस्टर अलेक्जेंडर। ये 3 पर्टिकुलर इसके मेंबर थे। अब ये भी आए और इन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि यूनियन ऑफ इंडिया बनाया जाएगा विथ ब्रिटिश इंडिया एंड जो भी स्टेट हैं, और जो रानी का शासन है, क्राउन्स पैरामाउंसी, ये पूरी तरीके से खत्म होगा और एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया जाएगा। अब यहां समझने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है भारतीय संविधान के निर्माण के लिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो कैबिनेट जो मिशन है उसने ये रिकमेंडेशन दिया कि चुनी हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी जो कि भारतीय संविधान की संरचना करेगी। और जब तक भारतीय संविधान नहीं बनता है तब तक इंटरिम गवर्नमेंट रहेगा। तो आपने क्या समझा कि जो क्रिप्स कमीशन है वो फेलियर था, और जो कैबिनेट मिशन है जो 1946 को आया उसने ये जो रिकमेंडेशन दिया कि हम आपके लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे जिसमें कि इलेक्टेड मेंबर आएंगे, जो उस समय प्रोविजंस थे उनसे इलेक्ट होके लोग आएंगे और भारत के लिए संविधान बनाएंगे। अभी जो कैबिनेट मिशन था इसका जो ये पर्टिकुलर प्रपोजल था वो एक्सेप्ट कर लिया गया, और जुलाई 1946 को जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इस असेंबली के लिए जो मेंबर हैं उनका चुनाव हुआ, इलेक्शन हुआ। ठीक है, कब हुआ? जुलाई 1946 को यह चुनाव हुआ, और उस समय फॉर्मेशन हुआ इंटरिम गवर्नमेंट का विथ इंडियन लीडर्स। तो आपका एक पहलू कंप्लीट हुआ। क्या पहलू था वो? कि क्रिप्स कमीशन को भेजा गया, वो फेलियर हुआ।
दूसरा कैबिनेट कमीशन को भेजा गया। कैबिनेट कमीशन ने ये प्रपोजल दिया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया जाएगा, वो भी चुने हुए मेंबर्स के साथ में। इस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया गया और जो चुनाव था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वो जुलाई 1946 को हुआ। अब इसी तरीके से हमारे भारत के अंदर में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1946 लाया गया, इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1946। इसका महत्व तो बहुत जरूर, इसका इंपॉर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है ना, याद रखिएगा। इस अधिनियम के तहत में भारत के अंदर में दो स्वतंत्र डोमिनियंस बनाए गए, भारत और पाकिस्तान, ठीक है। और इस अधिनियम के तहत यह निर्धारित हुआ कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो 15 अगस्त 1947 को अपना जो शासन है वो भारत के अंदर खत्म करेगा और भारत पूर्ण रूप से आजाद होगा। और तब तक जो अस्थायी इंटरिम गवर्नमेंट है वो कौन से अधिनियम के आधार पर चलेगी? वो चलेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारतीय सरकार अधिनियम 1935। तो आपने यहां पर यह समझा कि कैबिनेट मिशन ने एक आधार बनाया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया, उसमें चुनाव कराया ताकि चुने हुए लोग भारतीय संविधान को बनाए। और जब तक भारतीय संविधान नहीं बनता है उस समय तक इंटरिम गवर्नमेंट रहा। और उसके बाद यह निर्धारित किया गया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के माध्यम से कि दो डोमिनियंस होंगे, भारत और पाकिस्तान, और इनके लिए अलग से गवर्नर नियुक्त होंगे। और ये जो भारत के अंदर में जो ब्रिटिश शासन है वो 15 अगस्त 1947 को पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। अब इसके बाद में हम ये जानते हैं कि संविधान बनाने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसकी जो इस्टेब्लिशमेंट हुई, ठीक है, उसको किस तरीके से किया गया। जैसे मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसका चुनाव जो हुआ 1946 को हुआ, और 1946 को चुनाव हुआ तो उस समय जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ना उसके जो मेंबर्स थे वो कितने थे? 389 मेंबर्स थे। लेकिन ये चीज याद रखिएगा कि ये जो संख्या है ये घट गई। कब घटी? जब भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ उस समय, क्योंकि पाकिस्तान और भारत अलग अलग हो गए, इस कारण से जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसमें जो मेंबर थे वो घट गए। और आजादी के बाद जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भारत के लिए थी संविधान बनाने के लिए, उसमें मात्र 299 मेंबर बचे थे। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसका जो पहला सेशन हुआ था वो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, और 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को परमानेंट रूप से चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की महत्वता इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर वो नहीं होता तो भारत के लिए भारत का कानून आना मुश्किल होता। तो इस तरीके से हमने समझा कि इलेक्शन कब हुआ, पहला सेशन कब हुआ, उसके परमानेंट चेयरमैन कौन हुए, और किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो मेंबर्स थे उनकी सीट घटी आफ्टर पार्टीशन ऑफ इंडिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उनकी कमिटीज क्या थी। अब भाई जैसे हम समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से हमारा पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के लिए अलग अलग फंक्शन करने के अलग अलग कमिटीज काम करती हैं। उसी प्रकार से संविधान को बनाने के लिए अलग अलग कमिटीज फॉर्म की गई अंडर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ताकि संविधान का बहुत अच्छी तरीके से निर्माण हो सके। तो आप ये समझेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसमें मुख्यतः 8 मेन कमिटीज थी और 15 अदर कमिटीज जो इनको सहयोग देती थी। और सबसे इंपॉर्टेंट कमिटी जो भारतीय संविधान के लिए जरूरी और बहुत महत्वपूर्ण रही वो है ड्राफ्टिंग कमिटी। ड्राफ्टिंग कमिटी का दायित्व यह था कि वो संविधान का एक फाइनल ड्राफ्ट रेडी करे, और उसके जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, द लेजेंड। अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं होते तो संविधान की संरचना करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि अपने आप में लेजेंड थे, लीगल फील्ड के बेस्ट ऑफ द बेस्ट थे। इस कारण से ड्राफ्टिंग कमिटी
के जो चेयरमैन है वो बने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बी एन राव को नियुक्त किया कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, क्योंकि वो थे इसलिए उनको लीगल एडवाइजर के तौर पे नियुक्त किया गया, ताकि वो जांचें परखें और अच्छा एडवाइस दे सके कि किस तरीके से संविधान को बनाना चाहिए, क्या क्या आवश्यक चीजें हैं। तो आपने क्या समझा कि जो ड्राफ्टिंग कमिटी है उनके चेयरपर्सन कौन रहे? भीमराव अंबेडकर। और जो ड्राफ्ट था, द ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वॉज पब्लिश्ड इन जनवरी 1948 को। जो पहला ड्राफ्ट था संविधान का उसको 1948 को पब्लिश किया गया, जिसमें कि करीबन 7,600 अमेंडमेंट प्रपोज्ड किए गए। भाई कोई भी चीज प्रारंभिक तौर पे आती है तो वो तो एकदम फाइनल नहीं होती, उसको चेंज करना पड़ता है, उसमें परिवर्तन करना पड़ता है। तो उसी के लिए जब जनवरी 1948 को लाया गया संविधान, तो संविधान का जो ड्राफ्ट आया उसमें करीबन 7,600 अमेंडमेंट प्रपोज किए गए, जिसमें से 2,473 को डिस्कस किया गया। और इन सब के बाद में हमारा जो भारतीय संविधान है वो 2 साल 11 महीने और 18 दिन में पूरी तरीके से विचार विमर्श करके तैयार हुआ। तो इस तरीके से आपने समझा कि क्यों कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंपॉर्टेंट है, उनकी कमिटियां जो थे वो इंपॉर्टेंट क्यों थी। अब यहां पर क्या हुआ, जैसे ही संविधान का ड्राफ्ट 2 साल 11 महीने 18 दिन में तैयार हुआ, उसके बाद में 26 नवंबर 1949 को जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने उस ड्राफ्ट को एक्सेप्ट किया, एडॉप्ट किया। आप इस बात को समझिएगा कि इतनी मेहनत करने के बाद में जो फाइनल ड्राफ्ट रेडी हुआ उसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 26 नवंबर 1946 को एडॉप्ट किया, एनफोर्स एडॉप्ट किया। और उसके बाद में पूरे भारत में वो संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। और इसने भारत को एक सॉवरेन डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक देश बनाया, जहां पर उस संविधान का यह दायित्व था कि उस समाज के अंदर में जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी को प्रमोट करे। हमारे भारत का और हमारे भारतीय लोगों का यह दायित्व है कि वो इस संविधान की रिस्पेक्ट करें, क्योंकि ये संविधान है तो आपका मौलिक अधिकार है, आपका फंडामेंटल राइट जीवित है। अगर ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसी कारण से हमें हमेशा ये कोशिश करना चाहिए कि हम अपने संविधान की रिस्पेक्ट करें, क्योंकि ये संविधान हमारे समाज के अंदर में हर वर्ग को न्याय देने की कोशिश करता है, स्वतंत्रता देने की कोशिश करता है, इक्वालिटी देने की कोशिश करता है और समाज के अंदर भाईचारा बन के रहे, इस बात को सुनिश्चित करता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। आगे हम और डिटेल वीडियो बनाएंगे इस पे, तो हमारे साथ हमेशा बने रहिएगा।